नमस्कार दोस्तों, अद्वैत ज्ञान केंद्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल का जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के एक पूरा सेगमेंट जो है वो यूपी से संबंधित प्रश्नों से पूछा जाता है। और जैसे कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जल्दी ही ऑप्शनल पेपर को खत्म करके यूपी का एक अलग से पेपर जोड़ा जा रहा है। एस्पिरेंट्स के लिए पहले से ही यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो मटेरियल है उसकी स्कैर्सिटी है, उसकी कमी है। और जिस प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं उससे ये स्कैर्सिटी और बढ़ती जाएगी। इसी से रिलेटेड हम आज से अद्वैत ज्ञान केंद्र में यूपी स्पेशल से संबंधित एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप सभी एस्पिरेंट्स को एक अर्ली लीड मिल जाए इस कंपटीशन में। आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। हम एक एक करके जो अभी तक सिलेबस मेंशन किया गया है उस सबकी डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के तहत आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? बेसिकली प्रागैतिहासिक काल का मतलब यह है कि एक ऐसा काल जिसमें हमारे पास सोर्स, इस हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस बहुत ही कम है। इसके लिए हमेशा हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित होना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर। प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो पाषाण या स्टोन्स होता है, अर्थात स्टोन से बने हुए टूल्स या उपकरणों के आधार पर ही हम इस काल के इतिहास को डिसाइफर या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर बेसिकली केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास में पाषाण काल हम देख सकते हैं। पाषाण काल को बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल कहा जाता है। लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज। एक बात इंपॉर्टेंट जो है, जो समझने वाली है, वो यह है कि जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रहे थे वो या तो रिवर वैली के पास होते थे या माउंटेन्स की फुटहिल्स में, हिल्स की फुटहिल्स में होते थे, जिससे उन्हें एक तो पानी की जो स्कैर्सिटी है, जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके, और उनको माउंटेन्स के फुटहिल्स में रहने के कारण जो शेल्टर, जो आवास संबंधी आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति हो सके। इसी से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश में जो पहला हम साइट देखते हैं वो बेलन घाटी में हमें मिलता है। बेलन घाटी कहां है? ये मिर्जापुर में है। बेसिकली बेलन जो है वो रिवर टोन्स रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। और इसी वैली में ही हमें पहली साइट मिलती है बेलन घाटी से। अब जो टूल्स मिले हैं बेसिकली इस टाइम पीरियड में वो ब्लेड्स के बने हुए हैं, ब्लेड्स के। अगर हम डिटेल में जाएं तो जो आपका लोअर पैलोलिथिक एज के जो टूल्स हैं बेसिकली ये हैंडेक्स होते हैं, कुल्हाड़ी जिसे हम कहते हैं, और दूसरे चॉपर्स होते हैं जिसे हम गंडासा कहते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के जो उपकरण होते हैं वो बेसिकली फ्लेग उपकरण होते हैं, फ्लेग उपकरण। मैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में जब भी आर्कियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा मैं पूरे डिटेल में आपको ये बताऊंगा ये हैंडेक्स क्या है, चॉपर्स क्या है, फ्लेग क्या है। बट चूंकि क्लास हिस्ट्री की है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वही चीजें पढ़ेंगे जो रेलेवेंट है। ठीक, तो जो उच्च पुरा पाषाण काल या अपर पैलोलिथिक एज है उसमें जो टूल्स बने हैं वो ब्लेड्स के बने हुए हैं। ब्लेड्स क्या होता है? जैसे आपको पता ही है, ब्लेड्स का मतलब ये है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड से डबल होती है, उसको ब्लेड्स कहते हैं। तो इन्हीं ब्लेड से जो टूल्स बनते हैं उनको हम ब्लेड टूल्स कहते हैं। और ये जो टूल्स हैं ये अपर पैलोलिथिक एज में हमें मिलते हैं।
उसके बाद जो अगला स्टेज आता है उसको हम मीसोलिथिक एज कहते हैं। मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। समझने वाली बात यह है कि जब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, उस समय जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अर्थ जो है ठंडे से धीरे धीरे गर्म हो रही थी, जिसके कारण उस काल के फ्लोरा और फौना, जीव और जंतु में भी परिवर्तन आ रहा है। शुरुआती दौर में जो जीव जंतु हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बट जब हम मीसोलिथिक एज में पहुंचते हैं तो जो जीव जंतु हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। इसलिए उनको हंटिंग करने के लिए, उनको मारने के लिए हमें छोटे छोटे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं उपकरणों के आधार पर इसको मीसोलिथिक एज कहा गया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआती फेज में हमें एग्रीकल्चर का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जो पूरी लाइवलीहुड या आजीविका थी वो हंटर और गैदरिंग, किसी पशु को मारना और उसको गैदर करना, उसका संग्रहण करना पर ही आधारित थी। मीसोलिथिक एज में क्या है? मीसोलिथिक एज में भी जो लाइवलीहुड या आजीविका है वो किस पर बेस्ड है? वो हंटर और गैदरिंग पे ही बेस्ड है। बट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बढ़ जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशु चारण भी इस काल में होने लगा था। अगर केवल यूपी से बात करें तो यूपी के विंध्य क्षेत्र, जो विंध्य माउंटेन्स में मोरहना पहाड़, बगही-खोर और लेक हैया, ये 3 आर्कियोलॉजिकल हमें साइट्स मिलती हैं। इस प्रकार बेलन घाटी और विंध्य रीजन भारत उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है। क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता है कि जो विंध्य माउंटेन्स का जो रीजन है वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है यूपी की हिस्ट्री में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें यूपी का इतिहास एक सिलेबस के पॉइंट के रूप में मेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों साइड, मोरहना पहाड़, बगही-खोर और लेखैया, किस क्षेत्र में आते हैं? विंध्य रीजन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, लेखैया एक इंपॉर्टेंट साइट है। अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखैया में क्या मिलता है? ह्यूमन स्केलेटन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स, मानव अस्थि पिंजर लेखैया से बहुत बड़ी मात्रा में मिले, लगभग 17 ह्यूमन स्केलेटन्स हमें लेखैया से मिलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट साइट जो मीसोलिथिक एज और जो यूपी का है वो बेलन घाटी क्षेत्र का चोपानी मांडो है, और वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। चोपानी मांडो इंपॉर्टेंट क्यों है? कि चोपानी मांडो से अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, मानव आवास के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले। कैसे हमें पता चला? हमें इस क्षेत्र से छोटी छोटी झोपड़ियां मिली है, हट्स मिले हैं, जो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि चौपानी मांडो में ही अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस, ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस हमें मिले हैं। इसके अलावा वाइल्ड राइस, जंगली चावल के भी हमें एविडेंस चौपानी मांडो से मिले। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? मृदभांड या वेयर्स के भी एविडेंस हमें चौपानी मांडो से मिले। मृदभांड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि मृदभांडों का मतलब यह था कि अब एग्रीकल्चर होने लगी थी और इनको स्टोर करने के लिए हमें मृदभांडों की जरूरत पड़ी। इसलिए चौपानी मांडो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है। ठीक है, मीसोलिथिक एज में एक और इंपॉर्टेंट रीजन है मिडिल गंगा वैली रीजन, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं, सराय नाहरराय, मेहदहा और दमदमा। ये तीनों साइट जो है वर्तमान प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। जो प्रतापगढ़ जिला है, ये तीनों साइट्स वही मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है तीनों साइट्स की? कि यहां पे हमें पहली बात ह्यूमन सेटलमेंट्स के हमें एविडेंस मिलते हैं, मानव आवास के सेटलमेंट्स के एविडेंस हमें इन्हीं क्षेत्रों से मिले। हमें मानव शवादान या ह्यूमन बरियल्स के भी एविडेंस हमें इन क्षेत्रों से मिलते हैं। झोपड़ियों के साथ, झोपड़ी को गाड़ने के लिए जो पोस्ट होल होते हैं, स्तंभ गर्त जिसे हम कहते हैं, स्तंभ गर्त या पोस्ट होल्स,
उसके भी एविडेंस हमें सराय नहार राय, महदहा और दमदमा से मिलते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में उस समय तक ह्यूमन सेटलमेंट, मानव आवास बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे थे। अगर न्यूलिथिक एज की बात करें, नवपाषाण की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कोलडीवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, जहां से हमें धान की खेती, हमें राइस कल्टीवेशन के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। नियोलिथिक साइट का एक और इंपॉर्टेंट साइट है महगढ़ा, जहां से हमें पशुओं के बाड़ा या कैटल पैन, पशुओं के बाड़े का अर्थ यह है कि पशुओं को घेरने के लिए जो हम बाड़ा बनाते हैं, पशुओं का बाड़ा। क्या हमें पता चला कि यहां पर धान की कल्टीवेशन भी हो रही है और कैटल पैन, पशुओं के बाड़े के तहत पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हो रहा है। इन सारी साइट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है लहुरा देव। ये आज के जो संत कबीर नगर जिला है उसमें इस साइट पड़ती है लहुरा देव। ये संपूर्ण इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल साइट है। एग्रीकल्चरल साइट, यहां से हमें एग्रीकल्चर के सबसे प्रिमिटिव, सबसे आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 9000 बीसी से लेकर 7000 बीसी तक। इस प्रकार के उत्तर प्रदेश का संपूर्ण प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में भी पाषाणकालीन इतिहास। तो अगले वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित अन्य इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम्स में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो इनिशिएटिव हम ये शुरू कर रहे हैं, आपसे ये कितना लाभ होगा इसके बारे में भी जरूर हमें बताइएगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी जिससे हम आपके लिए अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस बना सकें। इस पूरे मैंने अभी आप इंफॉर्मेशन दी है, इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके पास पूरा एक नोट्स के रूप में एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाए। आज के लिए सहयोग देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।